स्वागत है आपका। वक्त है बड़ी बहस का, और बड़ी बहस का मुद्दा आज है कि गुलाबी क्रांति के बहाने क्या हिंदुत्व का कार्ड चल रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी पिछले कुछ दिनों से लगातार अपनी रैलियों में पिंक रेवोल्यूशन का जिक्र कर रहे हैं। आज इंदिरापुरम में नरेंद्र मोदी की रैली थी और वहां पर भी एक बार फिर उन्होंने ये मुद्दा उठाया। ये देश श्वेत क्रांति चाहता है, देश हरित क्रांति चाहता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में डूबी हुई दिल्ली सरकार पिंक रिवॉल्यूशन करना चाहती है, पिंक रिवॉल्यूशन। कल बिहार में तो आज यूपी के गाजियाबाद में मोदी भाषण सुनने वालों को पिंक रेवोल्यूशन यानी गुलाबी क्रांति के बारे में समझा रहे हैं। और ये गुलाबी क्रांति का मतलब है जो पशु काटे जाते हैं उनका जो मटन होता है उसका रंग गुलाबी होता है, और पिंक रिवॉल्यूशन का उनका मतलब है हिंदुस्तान सबसे ज्यादा मटन एक्सपोर्ट करे। ये इनका सपना है। चुनावी माहौल में और खासकर यूपी बिहार की सभाओं में मोदी गुलाबी क्रांति का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि मोदी की मंशा क्या है। इस देश में सबसे बड़ा मीट का जो एक्सपोर्टर है उसका ताल्लुक गुजरात से है। ये मोदी जी को पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ। आंकड़े बताते हैं कि 2008 से 2011 के बीच 4 सालों में 44% मीट का निर्यात बढ़ा। 2008 में 5.57 लाख टन मीट का उत्पादन हुआ, जो बढ़कर 2011 में 8 लाख टन को पार कर गया। मोदी यही नहीं रुके, जामा मस्जिद के शाही इमाम से सोनिया गांधी की हुई मुलाकात पर भी बरसे। कल जो मैडम सोनिया जी ने किया है वो देश को बांटने का पाप किया, देश के लोगों को गुमराह करने का पाप किया है। सवाल ये कि क्या मोदी चुनावी सभाओं में हिंदुत्व का मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर हम आगे बात करें उससे पहले आपको बता दें कि मेनका गांधी ने भी समर्थन किया है नरेंद्र मोदी जो पिंक रेवोल्यूशन को लेकर हमला कर रहे हैं लगातार उस पर। पिछले 10 सालों में जितने गाय और भैंस कत्ल खाने गए हैं और नाजायज तरीके से विदेश जाने के लिए, ये अपने आप में बहुत खतरनाक बात है। करीबन 1 करोड़ जानवर जा रहे हैं बांग्लादेश, 1 करोड़ जा रहे हैं केरला के जरिए, 1 करोड़ कटे जा रहे हैं यहाँ रामपुर और यहाँ अलीगढ़, मथुरा, आगरा की तरफ, हापुड़, और रोज के रोज हम जानवर बचा रहे हैं, रोज के रोज। कल रात को भी हम लोगों ने एक ट्रक जिसमें 55 गाय थे, 20 मरे हुए थे। अब क्या हो रहा है कि ये जो बूढ़े गाय थे और बूढ़े भैंस थे ये कब के ख़त्म हो चुके हैं। अब जो कटे जा रहे हैं वो केवल दुधारू हैं। हम लोगों को मांस निर्यात बंद करना ही होगा। मैं टोटली अग्री करती हूँ मोदी जी के साथ कि ये देश में दूध की कीमत जो है दुनिया की सबसे महंगी है। इसमें से 80% दूध नकली है। हम लोग दूध अब हमारा पूरा ख़त्म हो गया है क्योंकि हमारे सारे दुधारू गाय जा रहे हैं कटने के लिए। और सरकार, अगर आप और मैं मटर भेजना चाहें विदेश में तो हमको खुद उगाना पड़ता है, खुद ज़मीन लेनी पड़ती है। लेकिन अगर कत्ल खाना में बनाना चाहो तो ये सरकार ने 10 साल से 100% सब्सिडी दी है, यानी कि जो भी कत्ल खाना खोले उसको मुफ्त में पूरा पैसा मिलेगा। तो मेनका गांधी समर्थन कर रही है नरेंद्र मोदी का, लेकिन कई सवाल भी उठ रहे हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं कि क्या गुलाबी क्रांति के बहाने हिंदुत्व का कार्ड चला जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से विजय सोनकर शास्त्री जी मौजूद हैं। विजय सोनकर शास्त्री थी, नरेंद्र मोदी अपनी नीति बताए ना, वो हमले कर रहे हैं और उसकी आड़ में कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व का कार्ड भी चल रहे हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने इस देश के बारे में जो आज 10 वर्षों में जो बहुत उलटफेर हो रहा है, आर्थिक व्यवस्था चौपट हो रही है, वो उन्होंने एक पीड़ा बताया है। उन्होंने ये बताया है कि आज देश में मांस निर्यात को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और उसके स्थान पर कृषि क्षेत्र का, विजय सोनकर शास्त्री जी, दूध उत्पादन सवाल सीधा है, को इग्नोर नरेंद्र मोदी या बीजेपी सत्ता में आएंगे
तो क्या वो मीट एक्सपोर्ट बंद कर देंगे? क्या वो इस इंडस्ट्री के ही खिलाफ हैं? वो क्या करेंगे? वो सब्सिडी बंद कर देंगे? उनकी नीति क्या है वो ये नहीं बता रहे, लेकिन वो यदुवंशियों को याद करते हैं पहले की यदुवंशी जो है वो इसका समर्थन कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव, और फिर वो बार बार पिंक रेवोल्यूशन के नाम से जिक्र करते हैं, जहां वो पूरा बताते हैं कि जब कट जाता है जानवर तो फिर उसका गोश्त गुलाबी रंग का होता है, इसलिए पिंक रेवोल्यूशन है। इस तरह की बातें करने का क्या मतलब? देखिए, उनकी बातों का निहितार्थ और मतलब स्पष्ट है। वो चाहते हैं कि इस देश में श्वेत क्रांति को महत्व मिले, ग्रीन क्रांति को महत्व मिले, किसानों को महत्व मिले, बेरोजगारों को महत्व मिले, इस देश में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाए। लेकिन इस देश में अगर इसी में गर्व महसूस करती है यूपीए सरकार और ये घोषणा करती है कि हमारे देश हमने मांस उत्पादन में एक्सपोर्ट में नंबर 1 पद हासिल कर लिया, तो ये वास्तव में इस देश की संस्कृति, इस देश की व्यवस्था और इस देश की आर्थिक नीति के खिलाफ बिल्कुल खिलाफ है। आपकी नीति क्या होगी ये बता दीजिए ना। हमारे अन्य ने आप नीति बताइए ना बीजेपी की। साथ ही साथ आप नरेंद्र मोदी की नीति क्या है? उन्होंने साफ नहीं किया। आप बंद कर देंगे? बिल्कुल दुबे जी बता रहे हैं। आप मीट एक्सपोर्ट बंद करेंगे? बता रहा हूँ। मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि एक तरफ तो हमारे देश में नकली दूधों से 80% मार्केट पटा हुआ है। हमारे देश के नौनिहालों का भविष्य खतरे में हो रहा है। विजय सोनकर शास्त्री जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। नीति क्या है आपकी? आप बंद करेंगे? हम ये कह रहे हैं विजय सोनकर शास्त्री जी, गर्व है इस बात आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। का उत्पादन करने में नंबर 1 आप मांस का उत्पादन बंद करवा देंगे? बीजेपी यही करेगी? बीजेपी की नीति क्या है? देखिए, मांस उत्पादन को कभी भी हम लोग महत्व नहीं देना चाहते हैं। हाँ। हम लोग गर्व महसूस करना चाहते हैं। ठीक है, आप बंद करेंगे ना? निर्यात तो एनडीए सरकार में भी होता था। करना चाहते हैं हम, अगर गर्व करना चाहते हैं तो इस देश में जो हमारे देश में 80%, ठीक है, हमारे देश में 80%, ठीक है, चलिए बाकी मेहमानों को भी शामिल करते हैं। ठीक है, हम उस नकली दूध के खिलाफ जंग लड़ करके हम इस देश में मुकेश नायक जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। मुकेश नायक जी, आपने सुना विजय सोनकर शास्त्री जी को। नरेंद्र मोदी लगातार आपकी सरकार पर हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन ना कर आप ये कर रहे हैं कि अब आप पिंक रेवोल्यूशन कर रहे हैं। क्या मतलब है नरेंद्र मोदी का? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये पूछना चाहता हूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे तब मांस निर्यात पहले की तुलना में दुगना कैसे हो गया था? अकेले पश्चिम उत्तर प्रदेश में 40 मीट प्रोसेसिंग यूनिट के लाइसेंस इन्होंने इश्यू किए, जहां सवा लाख भैंसें एक महीने में काटी जाती हैं। पंजाब में अकाली दल ने 4 प्रोसेसिंग यूनिट को लाइसेंस दिए, जिसमें हर महीने 96,000 भैंसें काटी जाती हैं। ये हमें ये बताएं बीजेपी के नेता, अपने घोषणा पत्र में लिखें कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, क्या यहाँ स्लेटर हाउस ये बंद करेंगे? क्या राज्य के बाहर पशुओं को भेजने पर प्रतिबंध लगाएंगे? मुझे ये बताएं कि येदियुरप्पा जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, पूरे आती हूँ मैं विजय सोनकर शास्त्री जी आपके पास। ठीक है, मुकेश नायक जी, आपने भी बात रखी। गौ मांस का अचार बनवाकर उसको निर्यात किया। ठीक है, मैं ये बताना नहीं, नायक जी आप बीजेपी से पूछ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के महात्मा गांधी की नीतियों को जिस तरह कुचला, क्या उसके प्रति आपकी जवाबदेही नहीं है? एक मिनट, महात्मा गांधी मांस निर्यात के खिलाफ थे, क्या महात्मा गांधी? नहीं, प्रेम शुक्ला जी मुद्दे पर रहिए। प्रेम शुक्ला जी मुद्दे पर रहिए। जो सवाल उठा रहे हैं मुकेश नायक, उसका जवाब दीजिए कि पंजाब में चार प्रोसेसिंग यूनिट के लिए देते हैं। अगर अटल बिहारी वाजपेयी, नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कैसे कर रही है? मैं एक तरफा बात करूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ और हम लोग का मुंह पकड़ती है। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप सवाल तो सुनिए। आप ये बताइए कि जो वो सवाल उठा रहे हैं, उत्तर पूरा होने पहले हस्तक्षेप करती है। प्रेम शुक्ला जी, आप सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आपको भी मौका दूंगी। पहले जो सवाल उठा है उसका जवाब दीजिए। अभी तो जी सवाल जो वो उठा रहे हैं उसका जवाब। हम मवेशी धन को समाप्त करने की शर्त पर मांस निर्यात को समर्थन नहीं कर सकते। ये स्पष्ट है। लेकिन नरेंद्र मोदी की यही नीति है। एनडीए के जमाने में कैसे बढ़ा? धन को समाप्त करने की शर्त पर इस देश में पिंक रिवॉल्यूशन नहीं चलने देंगे। लेकिन एनडीए के जमाने में क्या हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? में अगर बढ़ा है तो अगली बार नहीं बढ़ने देंगे। हाँ, तो ये बताइए ना कि नहीं बढ़ने देंगे, तब बहुत सारी चीजें बढ़ गई। तो अभी कांग्रेस के जमाने में गरीबी बढ़ गई, भूखमरी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, तो क्या वो उसके प्रति उनकी प्रतिबद्धता समाप्त हो गई?
नहीं, लेकिन आप नीति उनको क्या है? उसमें बोलने नहीं देगी। आज से ये तय कर लिया जाए कि अब आज के दिन से कांग्रेस के लोग महंगाई पर, भुखमरी पर बहस में शामिल नहीं होने पाएंगे। उनकी बातों का आप जवाब नहीं सुनेंगी। प्रेम शुक्ला जी, देखिए आप इस तरह की बात नहीं करिए। जो सवाल उठा है पहले उस पर बात होगी और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, एक एक मुद्दा करके बात की जाएगी ना। आप इस तरह से बात करेंगे तो आप चर्चा को कहीं और ले जा रहे हैं। सीधा मेरा जवाब है। आप चर्चा को कहीं और ले जा रहे हैं। जहाँ चर्चा है वहां पर रहिए ना, उस मुद्दे पर रहिए। आप पिंक रेवोल्यूशन पर क्या सोचते हैं वो बताइए। नहीं, मैं कहीं नहीं चर्चा को ले जा रही हूँ। यही चर्चा जहाँ होनी चाहिए उस विषय पर टिकाना चाहता हूँ। हाँ तो ठीक है, उस पर आपने अपनी बात रखी ना। अभय दुबे जी, नरेंद्र मोदी पिंक रेवोल्यूशन के जरिए क्या हिंदुत्व का कार्ड खेलना चाहते हैं? देखिए, मेरे दिमाग में तो ये बात बिल्कुल साफ है और इस बात को मैं कल से कह रहा हूँ। एक होता है प्रत्यक्ष, एक होती है प्रत्यक्ष सांप्रदायिक राजनीति और दूसरी होती है प्रच्छन्न सांप्रदायिक राजनीति। अरे बीच में मत बोलिए, आपकी बहुत खराब आदत है, आप बीच में बोलते हैं दूसरों के। मेरी बात विजय जी, इनका यही रवैया है, ये कभी किसी को बोलने नहीं देते ठीक से। मुकेश नायक, नहीं हमने तो बोला ही नहीं भाई। आप चुप रहिए, जब मुझे बोलने के लिए कहा गया है मैं बोल रहा हूँ। अरे भाई, भाषा का पालन कीजिए, आप चुप रहिए। जब मुकेश नायक ने यह प्रश्न किया, अरे मुकेश नायक का प्रश्न हो चुका है, तब आप कुछ नहीं बोले। अब आप दूसरे की बात सुनिए, रुकना पड़ेगा। आपका नंबर आया तो बोलिए भाई। अभय दुबे जी, आपसे मेरा सवाल कि क्या ये कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? देखिए, मेरा दिमाग तो इस मामले में बिल्कुल साफ है। एक होता है प्रत्यक्ष सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति। नरेंद्र मोदी वो राजनीति नहीं कर रहे हैं। वो अपने आप को विकास पुरुष बनाकर राष्ट्रीय मंच पर बार बार पेश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ, इसके समांतर बहुत ही कुशलतापूर्वक एक और रणनीति चल रही है, जो है नरम हिंदुत्व की प्रच्छन्न सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति। बार बार इस तरह के, बार बार उनके भाषणों में पाकिस्तान आ जाता है, बार बार उनके भाषणों में आतंकवाद आ जाता है, कभी AK-47 आ जाता है, कभी AK-49 आ जाता है। वो शहजादा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो सेकुलर बुरखा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो दिल्ली सल्तनत शब्द का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह के फिक्रे लगातार इस्तेमाल करके वो इस चुनावी राजनीति को एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे जैसे मतदान की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, मैं इस बात को चेतावनी के तौर पर भी रख रहा हूं आपके चैनल पर कि सांप्रदायिकरण की प्रक्रिया लगातार बढ़ रही है और ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। विजय सोनकर शास्त्री प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। विजय सोनकर शास्त्री जी, संक्षेप में प्रतिक्रिया दीजिएगा। बाकी मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है जिनकी प्रतिक्रिया मैंने अभी नहीं ली है। प्रतिक्रिया दें अपनी। देखिए सुमेरा जी, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपने एक एक नहीं दो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठा रखे हैं। ये अभय दुबे जी एकदम भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध करे, उसकी आलोचना करे, उनकी निगाह में कांग्रेस का प्रवक्ता हो जाता है। मैं इस प्रवृत्ति की घोर निंदा करता हूँ। सुमेरा जी, ये निहायत ही अशिष्ट किस्म की राजनीति है और इससे इन लोगों को बाहर जाना चाहिए। मेरी बात पहले सुन ले। आपकी बात सुनना योग्य है ही नहीं। लेकिन आप प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। नहीं, आप उनको अगर वो विरोध करें, आपका व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कहिए। बात को आपने पूरा होने नहीं दिया। आप अपनी बात कहिए, दूसरे की बात मत कहिए। आप अपनी बात पूरी करिए। हमें बोलने कहाँ दिया जा रहा है? बोलिए। हमें बोलने कहाँ दिया जा रहा है? बोलिए। बोलने का अवसर तो दिया जाए सुमेरा जी। जी बोलिए सर, मैं आपसे ही कह रही हूँ बोलने के लिए। अभय दुबे जी बोलने लगे, अभी फिर ये बीच में कूदने लगे। मैंने तो अपनी बात कही कि मुझे ऐसा लगता है। हम मैं बोल रहा हूँ। जी बोलिए। देखिए, जो NDA के लिए मुकेश नायक जी ने कहा था कि हमने 6 साल तक शासन किया और हमने क्यों नहीं इसको प्रतिबंध लगाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनेकों वर्षों से कांग्रेस की सरकार चल रही है। मांस के एक्सपोर्ट के बारे में कांग्रेस की जो तमाम नीतियां बन गई हैं, वो नीतियों को अगर हम लोग धीरे धीरे कम भी करते तो भी उसके लिए पर्याप्त समय की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर ये इनकी नीतियां ऐसी बना दी गई हैं, ऐसी नीतियां बन चुकी हैं देश में कि अब इस देश में मांस एक्सपोर्ट की ही केवल प्रोविजन बना दिया गया है। जबकि हम चाहते हैं कि इस देश में श्वेत क्रांति हो, कृषि क्रांति हो। ठीक है। आज 30% से लेकर के 60%। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। विजय सोनकर शास्त्री जी, आप ही कह रहे हैं हमारे वसीम रजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। ठीक है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से वसीम रजा साहब भी मौजूद हैं। वसीम साहब, नहीं दी जा रही है। आप पर भी हमला किया नरेंद्र मोदी ने, दी जा रही है और वो भी 60% तक। ठीक है, विजय सोनकर शास्त्री जी पर भी सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, आपने भी बात रखी। विजय जी सुन लीजिए, किसी और को भी बोलने दीजिए। वसीम रजा साहब, सोनकर जी किसी और को भी बोलने दीजिए। वसीम रजा साहब जी बोलिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा सुमेरा जी कि फिलहाल मोदी जी टोटली कंफ्यूज हैं
वो रैलियों में जाते हैं, जब जाके देखते हैं कि वहाँ लोग उन्हें सुनने नहीं आ रहे तो वो एक नया तरीका लाते हैं लोगों को उकसाने का, और जिस चीज के लिए वो माहिर हैं, जब मुद्दा नहीं है वो लोगों जो के चाहते पास। हैं। विजय सोनकर शास्त्री जी, अब आप सुनिए, आप मेरी उनकी बात बात में सुनिए, इंटरप्ट कर रहे हैं। सकते हैं। विजय सोनकर शास्त्री जी, सोनकर जी, विजय आप बात सोनकर सुनिए, शास्त्री आप जी, बीच में क्यों बोलते हैं? चर्चा की मर्यादा रखिए। आप सोनकर विजय जी सोनकर सुनिए, शास्त्री जी, बातें नहीं कर सकते हैं। चर्चा की मर्यादा रखिए, उनकी बात भी सुन लीजिए। हमारे नेता ने तो पूरे देश भर में विकास का मॉडल दिखलाया है। क्यों नहीं मानने कि मोदी जी भाग रहे हैं? मोदी जी घोषणा पत्र में भी इस बात को कह सकते थे, घोषणा पत्र में भी ला सकते थे, लेकिन वो इसको नहीं लाए। वो इस बात को मंच से इसलिए कह रहे हैं, वो देश का सांप्रदायिक माहौल जो एक इस देश का ताना बाना है, वो उसको खराब करने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी गुलाबी क्रांति नहीं, मोदी जी इस देश में लाल क्रांति लाना चाहते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले इरफान का कार्टून आज के मुद्दे पर देखें आप। इरफान का कार्टून जो दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी पिंक रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, लेकिन गुजरात दंगे का कंकाल सवाल पूछ रहा है कि रेड रेवोल्यूशन के बारे में क्या कहेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी मौजूद है। प्रेम शुक्ला जी, क्या कहेंगे फिर रेड रेवोल्यूशन के बारे में जो वसीम राजा जी अभी कह रहे हैं कि इस तरह की क्रांति लाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी इस तरह की बातें कर कर? नहीं, नरेंद्र मोदी जी निश्चित तौर पर भारत की जो अर्थव्यवस्था रही है, भारत की अर्थव्यवस्था हमेशा एग्रीकल्चरल बेस्ड रही है। हम हमेशा पशुधन को जो है महत्व देते आए हैं। बीते कुछ वर्षों से हम अपने पशुधन को बुरी तरह से काट रहे हैं और उसका निर्यात कर रहे हैं। हमको अनियंत्रित जो पशुधन का विनाश है उसको कहीं न कहीं रोकना होगा। यदि इस पर हमारे भावी प्रधानमंत्री अपना मंतव्य प्रकट करते हैं तो इसमें सांप्रदायिकता का छिद्रान्वेषण करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, हमारे साथ इमाम उमर अहमद इलियासी साहब भी मौजूद हैं जो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम हैं। इमाम साहब, आप क्या कहेंगे? प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि ये तो अपनी नीति बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी अपना विचार सामने रख रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, पशुधन को किस तरह से नुकसान नहीं होना चाहिए उसके बारे में, इसमें सांप्रदायिकता नहीं ढूंढनी चाहिए। आपको क्या लगता है? मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूं कि जो नरेंद्र भाई मोदी जो एक बड़े पद की दावेदारी की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सोच जो है उतनी बड़ी होनी चाहिए। पहली बात, वो एक कलर पर आकर, एक समुदाय पर आकर अटक गए हैं। मैं समझता हूं कि उनका दिल उनको और अपने दिमाग को बड़ा करना होगा और जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं उस भाषा को क्लियर करना चाहिए। पिंक रेवोल्यूशन की बात जो कर रहे हैं वो किस तरह की पिंक रेवोल्यूशन की बात है? अगर किसी पिंक कलर की बात वो कर रहे हैं तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि भारत का झंडा अगर उनको लहराना है तो उसमें और भी बहुत सारे कलर हैं और तमाम सारे कलरों को मिला के ही वो झंडा तैयार हुआ है और इस सबको मिला के चलने के लिए ही तभी वो आगे आगे आ पाएंगे। यही इस पे मेरा कहना है। जी हाँ, विजय सोनकर शास्त्री जी, क्या एक समुदाय विशेष जो कि ज्यादा जुड़ा हुआ है इस पिंक रेवोल्यूशन से, उस पर निशाना है इसके बहाने? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने देश की नीति के बारे में स्पष्ट अपने विचार रखे हैं जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं और सामान्य रूप से लोग उनको उल्टा सीधा उनकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी बात है कि उनको इस बात की तकलीफ है कि इस देश में श्वेत क्रांति को क्यों नहीं महत्व मिल रहा है, कृषि क्रांति को क्यों नहीं महत्व मिल रहा है। क्या अब इस देश में केवल मांसाहार को ही महत्व मिलेगा? क्या पिंक क्रांति को ही महत्व मिलेगा? और उन्होंने तो पूरे देश भर में घूम करके अपनी नीतियों के बारे में बताया है कि इस प्रकार से इस देश को 21वीं सदी के उस महादौड़ में कैसे शामिल करें जहां हमारे 60% युवा भारत के नौजवानों अपना विचार सामने रख रहे हैं और श्वेत क्रांति और हरित क्रांति कैसे खड़ा किया जा सके, इस पर वो जोर देना चाहते हैं। देश तेजी से पिछड़ रहा है। ठीक है जी विजय जी, कैसे आगे ले आए? विजय जी आपने बताई अपनी बात, स्थिति हो गई है। ठीक है विजय सोनकर शास्त्री जी, विजय सोनकर शास्त्री जी, ये उनका सोच है। ये भाषण का मंच नहीं है। आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी विजय विद्रोही, लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नरेंद्र मोदी की अभी पिछले कुछ दिनों की रैलियों में ये मुद्दा बार बार उठ रहा है। इसके पहले वो इस तरह का मुद्दा नहीं उठा रहे थे। इसको किस तरह से देखते हैं आप? यही हैरानी की बात है, पिछले 15 दिन में अचानक नरेंद्र मोदी को क्यों याद आया कि एक पिंक रेवोल्यूशन नाम की चीज इस दुनिया में हो रही, हिंदुस्तान में हो रही है। इससे पहले अगर मांस निर्यात पर
को लेकर बीजेपी गंभीर थी तो संसद के अंदर या संसद के बाहर ये मुद्दा कभी उठाया गया हो इस जोर शोर तरीके से जैसा मोदी अब उठा रहे हैं, मुझे याद नहीं रहता। और अब भी जो मोदी बोल रहे हैं अधूरी बात बोल रहे हैं। अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि उनकी सोच ऐसी है कि अनियंत्रित जो कट रहे हैं उस पर रोक लगे, तो एक फॉर्मूला हो, या फिर वो बताए कि अगर वो सत्ता में आए तो स्लॉटर हाउस को सब्सिडी दी जाएगी, सब्सिडी नहीं देंगे तो अपने आप में नियंत्रण में कुछ चीजें आ जाएंगी, या वो कहें कि मांस निर्यात का कोटा तय कर दिया जाएगा, या वो कहें कि हिंदुस्तान के अंदर देश का पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पशुधन है, लेकिन दूध उत्पादन के मामले में हम दूसरे तीसरे नंबर पर आते हैं। उसकी भी एक बड़ी वजह सिर्फ ये नहीं है कि पशुधन को काटा जा रहा है, वो चरागाह कम हो रहे हैं, किसानों को या जो दूध उत्पादन वाले जो गाय भैंस रखते हैं उनको अपना उतना मुनाफा नहीं मिलता है। हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज सिस्टम ठीक नहीं है, कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत जगह फेल हुआ है, ये भी बहुत सारी वजह है। मतलब तो अधूरी बात क्यों कहते हैं वो अधूरी बात क्यों कहते हैं, नीतियां साफ करें। लेकिन वसीम रजा साहब, ये इस तरह की बात नरेंद्र मोदी जब कर रहे हैं तो वो मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव की भी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यदुवंशी है। देखिए समाजवादी पार्टी बात कर रहे हैं। अरे सोनकर जी सुनिए सोनकर जी सुनिए चर्चा में उनकी बात भी सुनिए। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में अभी बात की गई है विकास की, किसान की, मुसलमानों को घोषणा पत्र तो अभी आया नहीं है जी, घोषणा पत्र तो बीजेपी का भी आया नहीं बीजेपी का नहीं, मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी का घोषणा पत्र इसलिए रुका हुआ, मैं आपको वही बात बता देना चाह रहा हूँ कि मुरली मनोहर जोशी जी और अपना हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, वो आप सुनिए सोनकर जी, उनमें ये बहस हो रही है कि उसमें राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मुद्दा डाला जाए या नहीं डाला जाए। देखिए इनका एक सूत्रीय प्रोग्राम सुनिए, इनका एक सूत्रीय प्रोग्राम सिर्फ एक है, इनका गुलाबी क्रांति से किसी से कोई मतलब नहीं, किसी श्वेत क्रांति किसी से नहीं, इनका सिर्फ लाल क्रांति से मतलब है। इस देश के लिए नरेंद्र मोदी सामाजिक ताना बाना के लिए खतरा है, नरेंद्र मोदी जी को रोकना होगा और इनको समझना होगा। आप लोगों के लिए भी चुनौती है ना, नरेंद्र मोदी जब ये बात करें कि यदुवंशी है, मुलायम सिंह यादव और पिंक रेवोल्यूशन का समर्थन, हमारे लिए नरेंद्र मोदी क्या आपके वोट बैंक को नुकसान नहीं पहुंचा रहे? हमारे लिए नरेंद्र मोदी जी कोई चुनौती नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 60 से ज्यादा सीटें जीतेगी और यह मोदी का जो तंत्र है या मोदी का जो मॉडल है वो नहीं चल पाएगा। यहाँ सिर्फ एक ही तंत्र चलेगा जो समाजवादी पार्टी का विकास है। ये नहीं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मुकेश नायक जी मौजूद हैं। मुकेश नायक जी, तो आप मानते हैं कि जो नरेंद्र मोदी इल्जाम लगा रहे हैं आपने पिंक रेवोल्यूशन किया है, 44% बढ़ा है प्रोडक्शन मीट का और पिछले 4 साल में ही? देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, असली बात ये है जो पिंक रेवोल्यूशन की बात करना, अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाना, खुद मुक्ति के लिए वाराणसी जाना, पंचकोशी यात्रा को चैत्र मास के पहले ही चला देना, ये सब एक प्रच्छन्न सांप्रदायिकता की जो बात कही जा रही है उसका एक हिस्सा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये इतने स्वार्थी हैं कि अपनी कट्टरवादी और सांप्रदायिक छवि को डाइल्यूट करने के लिए मेरा सवाल ये नहीं था आपसे, सांप्रदायिकता मेरा सवाल ये नहीं था आपसे, ये तो आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या आपने ये किया है, आपने ये किया है ना, तो आप स्वीकार करिए कि हाँ हमारी ये नीति है। समझौता करना ये सांप्रदायिकता के विरुद्ध नहीं है। मुकेश नायक जी, देखिए मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ जी, देखिए मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मांस निर्यात पर नियंत्रण होना चाहिए, स्लाटर हाउसेस पर नियंत्रण होना चाहिए और सभी राज्यों में समान रूप से इस नीति को अपनाया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में और देश के जो सभी राज्य हैं, सभी राज्यों में समान रूप से इस पर एक संतुलित नीति बनना चाहिए ताकि पशु वध को नियंत्रित किया जा सके, मांस निर्यात को कम किया जा सके और पशु वध के कारण जो प्रतिक्रिया हो रही है उसको रोका जा सके। मतलब आपने 44% पिछले 4 साल में बढ़ा दिया, लेकिन आप यहाँ टीवी पर दर्शकों के सामने उसे कबूल नहीं करना चाहते, क्यों? आपको भी लगता है कि इससे ध्रुवीकरण होता है, क्या वोट बढ़ता है? इसी की मैं पूरे यही बात सुनिए, तो मैं पूरे दर्शकों के सामने ये हैं। कबूल करता हूँ कि इसको नहीं बढ़ना चाहिए और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देश के सभी राज्यों में इस पर समान नीति होनी चाहिए, ठीक है, तब सामूहिक रूप से इस पर नियंत्रण आएगा। एक और अहम सवाल, अभय दुबे जी,
नरेंद्र मोदी को सब ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं कि वो बहुत अच्छा करने वाले हैं, बीजेपी अपने दम पर 200 से ज्यादा सीट लेके आने वाली है। यही बात तो नरेंद्र भाई मोदी कह रहे हैं। शास्त्री जी एक मिनट, अमित दुबे जी, मोदी जी तो कुछ नहीं कह रहे, सब मोदी कुछ जी जब सिर्फ होने लाल वाला है क्रांति तो लाना फिर चाहते नरेंद्र हैं। मोदी ये मुद्दा अब क्यों उठा रहे हैं? अगर वो अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं, जो ओपिनियन पोल भी उनको दिखा रहे हैं, तो फिर वो ये मुद्दा क्यों, इस तरह के मुद्दे क्यों उठा रहे हैं? मैं तो इसको बहुत स्पष्ट रूप से देखता हूं, ये एक सुचिंतित रणनीति है। जब नवादा बिहार में उन्होंने ये बात पहली बार कही थी तो मुझे लगा था कि शायद दूसरी बार वो इस बात को नहीं कहेंगे। कई बार रैलियों में एक बात कहते हैं, दोबारा उसका कभी जिक्र नहीं करते, लेकिन जब उन्होंने इंदिरापुरम की रैली में भी इस बात को दोबारा कहा, अब मुझे पक्का यकीन है कि वो समाज में जो एक मुस्लिम विरोधी मानस है, जो कि प्रच्छन्न रूप से लगातार अंतरधारा के रूप में कहीं कहीं मौजूद रहता है, इसको स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है, वो दरअसल उसको सहलाना चाहते हैं। यही उनका मकसद है, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। विजय सोनकर शास्त्री जी, क्या यही मकसद है सिर्फ? और देखिए एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और मास निर्यात, ये सब एक दूसरे की एंटीथीसिस नहीं है, बल्कि सब एक साथ हो सकते हैं। सिर्फ नफरत फैलाना और लाल क्रांति लाना मोदी जी का मकसद है, सोनकर जी। विजय सोनकर शास्त्री जी, बिल्कुल अलग है। आज बस यही एक मकसद है, नफरत और लाल क्रांति, और उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। आज देश में नौनिहाल बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है और मांस का व्यवसाय को बढ़ावा देना अपने आप में ये दोनों एक नहीं है, बल्कि बिल्कुल अलग हैं। 6 साल आपकी सरकार रही केंद्र में, आपने क्या किया था? ये बतलाना चाहता हूँ, 6 साल एनडीए की सरकार रही थी, क्या किया था आपने इसके लिए? उनके एक वरिष्ठ नेता, उनके एक बहुत वरिष्ठ नेता उनका भी स्लॉटर हाउस है और इसी दिल्ली में स्लॉटर हाउस है, जहां बहुत भारी संख्या में पशुओं की को काटा जा रहा है। किसका स्लॉटर हाउस है? जहां पर हर प्रकार के पशु काटे जा रहे हैं, इसलिए इनको बुरा लग रहा है। किसका नरेंद्र भाई मोदी ने तो स्पष्ट कहा कि इस देश में क्रांति होनी चाहिए, पर वो मांस की क्रांति, मांस व्यवसाय की क्रांति नहीं, बल्कि दूध की क्रांति होनी चाहिए, खेती की क्रांति होनी चाहिए। हमारे देश में गांव में अभी भी मतलब वोटों के लिए नहीं कर रही है, अभी भी 15% नहीं कर रहे नरेंद्र मोदी, ये कहना है उनका। लोगों को खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा है। सोनकर जी सुनने दीजिए, बात करते हैं। विजय जी, समय खत्म हो रहा है, प्रतिक्रिया लेने दीजिए वसीम रजा साहब से। जी वसीम रजा साहब, देखिए बार बार जो ये इस बात को कह रहे हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ जो अभी दुबे जी ने बताया, इनका मकसद सिर्फ एक है, ये उस वोट को साधना चाहते हैं। ऐसे बयान देके इस गंगा जमनी तहजीब को, इस सामाजिक ताने बाने को नरेंद्र मोदी जी लाल क्रांति से बिगाड़ना चाहते हैं। उनका कोई विकास का विजन नहीं है, उनका एक ही विजन है। ठीक है, मुझे आपको यही रोकना होगा क्योंकि हमारे पास समय खत्म हो रहा है इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शरीक होने के लिए।